Good afternoon, student. First of all, mark your attendance. So, in the last class, what we have completed was dipole. Then we have completed if a dipole is placed in a uniform two-dimensional electric field, then it experiences a torque. That is, tau equals to Pe sin theta. Okay? Now, today the topic is about electrostatic potential. This is the next topic. Electrostatic potential. Now, what is electrostatic potential? See, electrostatic, again, charge is at rest and we have to find potential. How can you define potential? Potential तुमने पहले भी पढ़ा था. Potential क्या था? Potential was the amount of work done. Potential energy जैसे तुमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में. Electric potential क्या है? Potential is its amount of work done. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्केलर पार्ट है ये, कुछ भी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था, फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसी का अगर हम स्केलर फॉर्म देखें तो इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से. क्लियर? अब पहले V को समझ लो है क्या. बेसिकली अगर इसको हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point. Infinity से एक particular point पे अगर हम चार्ज को लाते हैं तो जो वर्क डन करना होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं. क्लियर है? इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाना है, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है तुम्हारा ए पे प्लस क्यू. ठीक है, मैंने कोई सा भी चार्ज कंसिडर कर लिया है प्लस क्यू यहां पर. अब इन्फिनिटी से सपोज करो एक चार्ज को लाना है तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. दैट इज, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ा दूर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक लाना है तुम्हें चार्ज. ठीक है, टेस्ट चार्ज 1 कूलम का. इन्फिनिटी से कहां ला रहे हो तुम? एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक. तो यहां से यहां तक इसको लाने में कुछ तो वर्क डन करना होगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है. अगर इसके फील्ड के अंदर तुम आते हो तो इट विल एक्सपीरियंस रिपल्शन. देयरफॉर देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज टू बी डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. फिर से समझ लो, हम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है. इसी वर्क डन को कैलकुलेट करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है. अब अगर हम यहां से यहां का डिस्टेंस सपोज करो मान लेते हैं कि r है, ठीक, और वर्क डन यहां से यहां तक का निकालना है तुम्हें, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इंटीग्रेशन ऑफ, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं B पे, ठीक है, E डॉट dl. ठीक है, E डॉट dl क्या हो गया तुम्हारा? इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, E डॉट dl is electrostatic potential at B, which is equal to work done in bringing a charge from infinity to a particular point B upon Q naught. ठीक है, this will be equal to what? Work done from bringing a charge from infinity to a particular point B upon Q naught. ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है. किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, कितना वर्क डन करना पड़ा है, तो VB इक्वल्स टू इन्फिनिटी से B तक E डॉट dl वर्क डन अपॉन चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. कंसेप्ट अगर इसका लॉजिकल कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बार बार बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है. ये वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट is electrostatic potential. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिनोट तो हम V से करते हैं. इसका SI यूनिट भी क्या है? V, that is volt. The SI unit of electrostatic potential is what? Volt. इसको हम क्या कहते हैं? Volt. Volt पहले भी पढ़ चुके हो तुम. क्लियर? तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का.
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बोर्ड पे क्वेश्चन क्या आया था कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हमें क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये 11th में ऑलरेडी पढ़ाया गया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर फोर्सेस व्हिच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस। तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है। 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। कैसे प्रूव करेंगे ये देखो। प्रूव करना है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं चार्ज का, ठीक है। लेट अ चार्ज बी प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट बी बी। अब 2 डिफरेंट पाथ कंसिडर कर लो। ए से बी इस तरह से जा रहा है, दिस इज एल। दूसरा पाथ ले लो, सपोज इट इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज एल डैश। अब द पाथ फॉलोड फ्रॉम ए एल बी एंड द पाथ बी एल डैश ए, इन दोनों के लिए जो फोर्सेस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेटिव का मतलब है कि हम यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोनों का क्या आना चाहिए? वर्क डन सेम। अगर वर्क डन सेम आता है तो फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर वर्क डन सेम नहीं आएगा तो फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं है। फिर से देख लो, सवाल कोड में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, प्रूव इट। हमने क्या किया? पाथ कंसिडर कर लिया, ए से बी, एक ए एल बी एक पाथ है, बी एल डैश ए एक पाथ है। हम एक बारी ए एल बी का निकालेंगे, ठीक है। यहां का अगर हम पोटेंशियल लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, ए बी अपॉन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है। कहां से कहां तक हम जा रहे हैं? ए से बी तक। पाथ क्या है? अलोंग एल। दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल जो ए से बी तक हमारा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ई डॉट डी एल, ठीक है। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अलोंग एल। यहां से यहां का पोटेंशियल क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, क्लियर। अब नेक्स्ट पाथ लो, फ्रॉम बी एल डैश और ए। अगर यहां के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू बी टू ए, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू क्या होगा? सेम वही, माइनस, अब ए से बी गए थे, अब बी से ए आ रहे हैं, बी से ए विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, क्लियर। ये है अलोंग एल डैश। अब वर्क डन तुमने ए से बी निकाल लिया है, बी से ए निकाल लिया है, दोनों का वर्क डन आ गया। नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। नेटवर्क क्या होगा? डब्ल्यू ए बी ए से बी गए, बी से ए आ गए, अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ इज इक्वल टू द टोटल पाथ डब्ल्यू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट। यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम बी टू ए,
ये है along L और ये है along L डैश। अब इनका पोटेंशियल क्या है, VB माइनस VA, ठीक है, ये था, प्लस VA माइनस VB, VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, ये इनका नेट पोटेंशियल है। अब इसमें देखो VA माइनस VB माइनस VA है और VA माइनस VB है, तो हम लिख सकते हैं VA से VB और VA से VA कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। यानी नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है तुम्हारा, 0। क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 आ रहा है, इसीलिए नेट वर्क डन क्या है तुम्हारा, 0। वर्क डन पर यूनिट चार्ज तुम्हारा क्या आ गया, 0। Therefore the forces are conservative in nature। फिर से एक बारी देख लो, हमें क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और अगर पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं तो वर्क डन क्या आना चाहिए दोनों केस सेम, ठीक है। तो नेट वर्क डन 0। हमने पहले क्या कंसिडर किया है, पाथ ए एल बी, और दूसरा पाथ क्या है, बी एल डैश ए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल E डॉट dl इक्वल्स टू VB माइनस VA, ठीक है। नेक्स्ट VA वापस वाला पाथ है Q नॉट माइनस ऑफ E डॉट dl VA माइनस VB अलोंग L डैश, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इसलिए है, नेगेटिव चार्ज क्यों है यहाँ पर, क्योंकि पाथ क्या है, A से B जा रहा है, फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अभी हमने कंसेप्ट समझाया वो क्या है, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उसका, जिसके कारण यहाँ साइन क्या आता है, माइनस। तो माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। WB अपॉन Q नॉट ये भी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने में रिजल्ट में हम ऐड ही लगाएंगे, VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, कट के क्या हो गया, 0। यानी हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है। अब जब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, तो नेक्स्ट डेरिवेशन वो भी सिंपल सा है, देखो नेक्स्ट टू डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा जा चुका है ये भी। क्या है देखो, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। देखो, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो कंसिडर कर लो कि मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड है, प्लस क्यू है पॉइंट चार्ज, पॉइंट ओ पे एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहता है, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को लाते हैं, टेस्ट चार्ज को, तब जो वर्क डन करना होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें निकालना है, सपोज करो एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे तुम्हें किसी इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाना है, वो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया P। हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू विच इज लोकेटेड एट O, और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो मान लिया पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें कहां, पॉइंट P पे। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी से चार्ज को आना है, तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आओ। तो मान लो इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए हमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हम बाद में उसको इंटीग्रेट कर सके। तो मान लिया एक पॉइंट A है, A से B एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है चार्ज का dx, ठीक है। अब O से P का जो तुम्हारा डिस्टेंस है दैट इज r,
whereas the distance of point A from the charge plus Q, इसको भी कंसिडर कर लो, x इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज आ रहा है, हमने कंसिडर किया कि मान लो ए बी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा, दैट इज dx। इसको इंफिनिटी से लेके कहां तक लाना है, पॉइंट P तक। वर्क डन हमें इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द सिंपल डायग्राम। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो E का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ E। चार्ज टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्लस क्यू, जो हमने कंसिडर किया है। ये तुम्हारा क्या है, सिंपल डायग्राम। फिर से एक बार डायग्राम समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज कहां प्लेस्ड है तुम्हारा, एट अ पॉइंट O, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। पोटेंशियल निकालने के लिए इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाना है, तो हम कंसिडर कर लिए पॉइंट चार्ज को लाने के लिए वो पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम O, ठीक। अब इंफिनिटी से चार्ज आ रहा है इस पॉइंट पे, एक इंटरमीडिएट पाथ ले लिया मैंने AB, विच इज इक्वल टू dx। द पोजीशन ऑफ A का पोजीशन O से क्या है, x, क्लियर। अब हम इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रखा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R नहीं, डिस्टेंस x लिया है ना हमने, तो इस पॉइंट पे x, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर हो गया तुम्हारा E। किस पॉइंट पे, A पे। इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं हम, इंफिनिटी से जब चार्ज को लाएंगे तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब डायरेक्शन क्या है, along OA, E का डायरेक्शन OA के along है। अब बाय डेफिनेशन हमें निकालना है वर्क डन यहां से लेके यहां तक का। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कंसिडर करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहां से यहां तक के लिए निकाल लो पहले। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, dw, विच इज इक्वल टू E डॉट T dx, क्लियर। अब E तुम्हारा क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक। और dx तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डॉट को हटाओ, द एंगल क्या है, E और डायरेक्शन के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो हम इसको लिख सकते हैं E dx cos 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dx। वर्क डन निकाला हमने स्मॉल पॉइंट के लिए, AB के लिए, तो dw आया हमारा E डॉट dx, और डॉट को हटाया, cos लगाया, तो E dx cos 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है, तो माइनस E dx लिख दिया। अब हम यहां से टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन dw इंटीग्रेट होकर w हो जाएगा। कहां से कहां तक निकालना है, इंफिनिटी से R तक, R डिस्टेंस तक लाना है, इंफिनिटी से यहां तक, तो लिमिट लगा दिया इंफिनिटी टू R। अब अंदर क्या आएगा तुम्हारा, सबसे पहले ये तो लिख लो, माइनस ऑफ E dx। अब E की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी से लेके R तक Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में इंफिनिटी से लेके R तक क्या बचा, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। अब 1 अपॉन x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंफिनिटी से लेके R तक, x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1। इंटीग्रेशन होता है -1, -1 ऊपर चला गया, -1 + 1 आ जाएगा, तो यानी 1 अपॉन x स्क्वायर, फॉर्मूला याद है तुम लोगों को लास्ट क्लास का, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। फिर से देख लो अगर नहीं याद है जिनको, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है।
वहां है x रेज टू द पावर -2, 1/x² है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर -2, तो x रेज टू पावर -2 -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। तो हम 1/x² को ऊपर भेज दो, x रेज टू द पावर -2 dx, इंटीग्रेट होके ये क्या हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट लिखो q/4 pi epsilon naught -q/4 pi epsilon naught, वैसे का वैसा x रेज टू द पावर -2 इंटीग्रेट होके हो जाएगा -1/x, लिमिट इंफिनिटी से लेके r तक। क्लियर? अब यहां पर तुम्हारा जो वर्क डन है, वर्क डन क्या आ गया है तुम्हारा, -q/4 pi epsilon naught, दिस इज -1/x, इंफिनिटी से लेके r तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी 1/r - 1/infinity, therefore w equals to -q/4 pi, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गया, तो ये तो प्लस हो जाएगा, q/4 pi epsilon naught r, दिस इज द वर्क डन, q/4 pi epsilon naught r। अब यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के, v equals to w equals to q/4 pi epsilon naught r। फिर से एक बार देख लो, वर्क डन E डॉट dx, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल E इक्वल्स टू q/4 pi epsilon naught x², क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, x², डायरेक्शन अपोजिट है तो अलोंग OA। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो dw इक्वल्स टू E डॉट dx, डॉट हटाया, cos लगाया, E dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस होता है तो माइनस E dx हो गया, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, dw w हो गया इंफिनिटी से लेके r तक माइनस E dx। अब E की जगह हम पुट कर सकते हैं q/4 pi epsilon naught x², q/4 pi epsilon naught x², कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1/x², x² ऊपर चला गया, x रेज टू द पावर -2, x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r - 1/infinity। अब 1/r - 1/infinity, 1/infinity तो जीरो हो गया, क्या बचा, q/4 pi epsilon naught r, ये क्या है तुम्हारा वर्क डन। अब यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल, तो v इक्वल्स टू w इक्वल्स टू q/4 pi epsilon naught r, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी अगर पॉइंट चार्ज होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये यूज करना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है, लेकिन एक बार अब पॉइंट चार्ज पे तुमने निकाल लिया है तो डाइपोल के लिए भी निकालना होगा। जब दो चार्ज एक साथ होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हम देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का निकालना था हमें, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब पॉइंट चार्ज के बाद दो चार्ज भी तो हो सकता है, और अगर दो चार्ज होगा तो वो क्या होगा, डाइपोल। तो डाइपोल के केस में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। क्लियर है? देखो देखो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब तुम्हारा दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव,
तब आखिर तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कंसिडर कर लो, एक डाइपोल कंसिडर कर लो। मान लो एक डाइपोल हमने लिया है, डाइपोल तुम्हारा ए बी है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। कंसिडर डाइपोल ए बी। अब ए बी है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। ए और बी डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। अब इसकी पोटेंशियल निकालना है हमें इसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को लाने के लिए। तो मान लो कि एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है P, ठीक है। P एक पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। हम डिस्टेंस पहले ले लें, ये डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब हमारा मान लो A से डिस्टेंस P का कंसिडर करो R1 और B से डिस्टेंस P का R2, whereas सेंटर ऑफ डाइपोल से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R, ठीक है। दिस इज R1 फ्रॉम A, R2 फ्रॉम B and from the center of the dipole that is O, this is R. Let this angle be theta. मान लिया ये एंगल क्या है, थीटा है। फिर से देख लो, एक डाइपोल कंसिडर किया है हमने ए बी, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। एक पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम a एंड b रिस्पेक्टिवली। क्लियर? सेंटर से इसका पोजीशन क्या है r एट एन एंगल थीटा। फिर से वही कहानी, निकालना है पोटेंशियल हमें। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार हमें ए का पोटेंशियल निकालेंगे एपी के केस में, फिर पोटेंशियल निकालेंगे बीपी के केस में और दोनों को ऐड कर देंगे। कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, एक बार पोटेंशियल एपी के लिए निकालो, फिर पोटेंशियल बीपी के लिए निकालो और उसको ऐड कर लो। क्लियर? देखो, अब मान लिया कि हमारा यहां से स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एपी का और बीपी का। मान लो V1 पोटेंशियल है माइनस क्यू का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ले लिया तुमने यहां पर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस R1 है तो V1 क्या हो गया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। उसी तरह से V2 ले लो, V2 किसके लिए है, R2 पोजीशन के लिए फॉर प्लस क्यू। तो V2 के लिए क्या हो गया, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V1 का पोटेंशियल निकाल लिया, V2 का पोटेंशियल निकाल लिया। मैंने कहा था दोनों को ऐड करना है, ऐड करो। नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दैट इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V1 का लिख दिया, V2 का लिख दिया, कॉमन निकाल लो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कॉमन निकल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस में R1 है और प्लस में R2 है, तो हम प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। देखो V क्या आ गया तुम्हारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये तुम्हारा नेट पोटेंशियल है। क्लियर? लेकिन क्या तुम्हारे पास R2 और R1 की वैल्यू है? नहीं है। अब बाकी का डेरिवेशन हमें क्या करना है, R2 और R1 की वैल्यू निकालनी है कि आखिर ये R2 क्या है, ये R1 क्या है। क्लियर? अब देखो ज्योमेट्री से हम लिख सकते हैं दैट इज R1 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। R1 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब यहां से डिस्टेंस देखो, R1 के लिए R का स्क्वायर होगा तुम्हारा, दैट इज
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। उसी तरह हम r2 के लिए लिख सकते हैं, r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब एक अगर थीटा हुआ है तो दूसरा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये ऑलरेडी थीटा है तो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा। r2 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ar cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, फिर से इक्वेशन देख लो, हमने क्या निकाला है, r1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा के फॉर्मूला से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ar cos थीटा। उसी तरह r2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा तो किसमें कर दिया, माइनस cos थीटा में। ठीक है, तो माइनस 2ar cos थीटा आ गया। अब वापस इस वाले इक्वेशन पे आ जाओ। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि r1 स्क्वायर में से r स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। ठीक है, r स्क्वायर को कॉमन निकालना है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकलेगा क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर। ऊपर वाले इक्वेशन में से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर बचा है। क्लियर है यहां तक। अब आर देखो, ये पोजीशन है तुम्हारा आर का और ये पोजीशन तुम्हारा ए का। अब ए के कंपैरिजन में आर बहुत ज्यादा है, इन कंपैरिजन विथ ए आर इज मोर। आर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक तुम्हें चार्ज को लाना है तो आखिर आर का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है और whereas ए के कंपैरिजन आर से कुछ भी नहीं है। अब ए बहुत छोटा है आर से, तो जो हायर पावर है ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर। क्लियर। अब स्क्वायर जो है यहां पर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो r1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर से चला गया 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर का हाफ। स्क्वायर इधर से जाके क्या हो गया, हाफ हो गया। अब क्या करना है, इन्वर्ट कर दो। ये r1 था तुम्हारा, हमें चाहिए 1 अपॉन r1, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r का माइनस हाफ। इन्वर्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि r1 था 1 अपॉन r1 हो गया है तो माइनस हाफ हो गया। नेक्स्ट 1 अपॉन r2, सिमिलरली हम r2 का केस लिख सकते हैं। अब दोबारा इतना सारा फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली 1 अपॉन r2 will be equal to 1 upon r 1 minus 2a cos theta upon r का माइनस हाफ। क्लियर। अब तुम्हारे पास 1 अपॉन r1 आ गया है, 1 अपॉन r2 आ गया है, इसको इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, 1 अपॉन r1 आ गया, 1 अपॉन r2 आ गया, दिस इज इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r1 एंड 1 अपॉन r2 इन इक्वेशन 1, उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। देखो अब उसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखो वापस, v इक्वल्स टू कह रहा है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। यही था, वैल्यूज को पुट करो यहां से। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r2 क्या है तुम्हारा, 1 अपॉन r 1 माइनस 2a cos थीटा, 1 अपॉन r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r।
ठीक है, रेस टू द पावर माइनस हाफ, वेयर एज 1/r2 क्या है, माइनस ऑफ 1/r 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r। क्लियर। अब इसको फिर से लिख देता हूं, काफी हौच पौच हो गया यहाँ। जस्ट देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन डेरिवेशन बहुत इजी है, इसमें है कुछ भी नहीं। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 1/r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, माइनस हाफ 1/r1 का वैल्यू पुट करना है, माइनस ऑफ 1/r ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r का माइनस हाफ। क्लियर। अब देखो यहां पर 1/r सेम है, कॉमन निकाल लो बाहर। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r माइनस 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, दोनों के ऊपर माइनस हाफ। क्लियर। अब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है और हायर पावर्स में नहीं जाना है। ठीक है, जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, तो क्या हो जाएगा, देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कुछ भी नहीं करना है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए इतना समझना है फिजिक्स में, इस हाफ को उठाओ और सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए हाफ को यहां से निकालना है और 2a cos थीटा अपॉन r से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां हाफ को निकालना है, 2a अपॉन cos थीटा अपॉन r से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, माइनस माइनस प्लस। क्लियर। यहां माइनस 1 है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a cos थीटा अपॉन r। क्लियर। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और a cos थीटा अपॉन r और a cos थीटा अपॉन r 2a cos थीटा अपॉन r हो जाएगा। लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 2a cos थीटा अपॉन r। क्लियर। अब देखो यहां q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, यहां है 2a cos थीटा अपॉन r। अब q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p, डाइपोल मोमेंट क्या था p, तो q इंटू 2a की जगह हम लिख सकते हैं p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल्स टू v। दिस इज the potential due to an electric dipole। ये क्या है, potential due to an electric dipole। मैंने इस तरफ से इस तरफ इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे, मैं इस तरफ लिखता तो फिर पीछे हो जाता, तो तुम्हें डेरिवेशन को इस तरफ से इस तरफ देखना है। ठीक है, अब फिर से एक बारी डेरिवेशन को मैं रिकैप करवा दे रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है। हमें क्या निकालना था, पॉइंट P पे निकालना था भाई पोटेंशियल, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हमने कंसिडर किया डाइपोल AB कंसिस्टिंग ऑफ -q and +q चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। क्लियर। पॉइंट P लिया, R1 R2 पोजीशन है A और B से। ठीक है, और फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल द पोजीशन इज R एट एन एंगल थीटा। सबसे पहले क्या निकाल लिए हम, V1 पोटेंशियल है हमारा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इसके लिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 इसके लिए। दोनों पोटेंशियल आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। क्लियर। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 आ गया। r2 को मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि माइनस था,
तो माइनस को बाद में और इसको पहले, तो 1/r2 माइनस 1/r1 आ गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद हमें चाहिए r2 और r1 की वैल्यू। बाय ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं r1 के लिए कि r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, वेयर r2 के लिए लिख सकते हैं एक थीटा है, दूसरा 180 माइनस थीटा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। क्लियर? r स्क्वायर को, ऊपर वाले को मैंने कंसिडर किया है पहले, r1 को, r स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। ठीक है, r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो इससे डिवाइड हो गया r स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया, यहाँ एक r था तो एक r से कैंसिल होकर नीचे r आ गया, तो 2a cos थीटा अपॉन r आ गया। जब हम r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अब r स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r। क्लियर? अब यहां पर 1 प्लस 2a अपॉन cos थीटा r है, यहां r1 स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज दो, r स्क्वायर r हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट की जगह मैंने हाफ लिख दिया। अब r1 अगर ये आ रहा है तो इसका इनवर्स कर दो, 1 अपॉन r1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन r 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि इनवर्स किया है प्लस हाफ से माइनस हाफ हो गया। एक बार 1 अपॉन r1 निकाल लिया, सिमिलरली 1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 1 अपॉन r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, दैट इज माइनस हाफ। क्लियर? अब एक बार 1 अपॉन r11 आ गया, 1 अपॉन r2 आ गया, इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जैसे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इस वैल्यू में 1 अपॉन r दोनों है, कॉमन निकाल लिया बाहर 1 अपॉन r को, अंदर बचा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना था, हायर पावर को नेग्लेक्ट करना था, हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया, -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा अपॉन r। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो -1 प्लस 1 कैंसिल, a अपॉन cos थीटा r प्लस a अपॉन cos थीटा r, क्योंकि माइनस है 2a cos थीटा अपॉन r आ गया। अब 2a into q is equal to p, that is dipole moment, तो q into 2a को p लिख दिया, r into r को r स्क्वायर लिख दिया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया p cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर इतना है, क्लियर है? अब डेरिवेशन को मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे डेरिवेशन है, 150 डेरिवेशन के अराउंड 12th में है। इन सब डेरिवेशन को तुम्हें याद रखना है, इट्स सीबीएसई, हम यहाँ सीबीएसई पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस कोई सा भी आ सकता है पेपर में, तो डेरिवेशन को जब तक एक बार ही समझोगे नहीं स्टेप को, और सिर्फ एक बार लिख के देखना है, अपने आप आ जाएगा। बेसिकली स्टेप्स को समझना जरूरी है, याद रखना है कि अगले नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। एंड अगेन ये सारा डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, ये सिर्फ मैंने मैथमेटिकल पार्ट लिखा है, स्टेटमेंट के साथ ही डेरिवेशन को करना है पेपर में भी। ठीक है, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, बार बार हर एक क्लास में तुम्हें यही कह रहा हूँ, 1 मार्कर 2 मार्कर एमसीक्यू कंसेप्चुअल को रीड करते जाओ, बिकॉज इट कैरीज द मैक्सिमम मार्क। ठीक है, चलो टिल देन रिवाइज ऑल द डेरिवेशंस। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का टॉपिक हम करेंगे। थैंक यू सो मच।